नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर साइंस का हम आपको लगातार कोर्स करा रहे थे। तो लास्ट चैप्टर हमारा रह गया था, उस पर बेस्ड पहला पार्ट जो था, ये हमारा जो चैप्टर था पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं वाला। तो पहले पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देख चुके हैं। वो 60 क्वेश्चन आपने नहीं देखे हो तो साइड में बटन वीडियो मिल जाएगा। आज हमारा पार्ट 2 और रह गया है, जिस पर बेस्ड हमारे टोटल लगभग 70 क्वेश्चन है, जिसकी प्रैक्टिस इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे, और ये हमारी आखिरी क्लास नंबर 27 जो है वो साइंस की होगी, क्योंकि आपका जो साइंस का कोर्स है वो आपका यहाँ पर समाप्त हो चुका है। एक चीज ये हो सकता है कि ये आपका पदार्थ और पदार्थ की अवस्थाएं तो समाप्त हो गया है लास्ट क्लास के रूप में, पर अगर एक साथ सारे चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने होंगे तो वो हम आपको करा सकते हैं। वो उसको लेकर के आप कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी कोर्स के अकॉर्डिंग तो हमारा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे। पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी को कौन से वैज्ञानिक के द्वारा वर्तमान रूप जो है वो दिया गया था? मेंडलीफ, या फिर मोजले, या फिर आपका डॉल्टन, या फिर नील्स बोहर? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हेनरी मोजले सही हो जाएगा, जिन्होंने 1913 में आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, जो परमाणु क्रमांक पर भेजती, बताया था मैंने परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन को लेकर के। दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल कितने तत्व जो है वो शामिल हैं? 112, 114, 118 या 120? कौन सा सही होगा? मैंने पूरा आपको सारणी भी दिखाई थी, उसमें लेंथेनाइट, एक्टेनाइट, चार धातुएं, अक्रिय गैसेस, हेलोजन तत्व, हर चीज की जानकारी मैंने पार्ट 2 में दी थी। उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा कितने तत्व? तो टोटल 118 तत्व है आवर्त सारणी में, 1 से लेकर 118 तक परमाणु क्रमांक वाले कुल 118 तत्व हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है कि आवर्त सारणी में जो लेंथेनाइट श्रृंखला है उसके तत्वों का परमाणु क्रमांक कहां से कहां तक होता है? 57 से स्टार्ट होता है, 89 से, 21 से, या 39 से? कौन सा सही होगा? लेंथेनाइट एक्टिनाइट दो आपको देखने को मिलती ना, तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट अलग से रखी जाती हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला, 57 से 71। तो लेंथेनाइट श्रृंखला एफ ब्लॉक में आता है, और परमाणु क्रमांक 57 से 71 तक जो है इसका होता है। अगला प्रश्न आपका है चौथा कि आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातुओं को लेकर के मुख्य रूप से किस ब्लॉक में रखा गया है? बताइए। एस, पी, डी, एफ? कौन सा सही होगा? किसकी बात हो रही है? उप धातुओं को लेकर के। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी पी ब्लॉक। धातु और अधातुओं इनके बीच पी ब्लॉक में बोरॉन है, सिलिकॉन है, ये सारी आपकी उप धातुएं आती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पी ब्लॉक। एसपीडीएफ 4 ब्लॉक होते हैं ना, तो चारों के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। अगला है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगी, समान रहेगी, घटेगी, या पहले घटेगी और फिर बढ़ेगी? कौन सा सही होगा? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घटेगी। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है, जिससे परमाणु त्रिज्या आपकी घटती है। आंसर हो जाएगा घटती है। छठा नंबर प्रश्न आपका है कि एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों का जो आयनीकरण ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, या फिर दोगुनी हो जाएगी? एक ही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की आयनीकरण ऊर्जा पर आंसर की बात करेंगे तो आप कहेंगे घटेगी। परमाणु जब समूह में आप नीचे जाते हैं तो परमाणु बड़ा होता है, और इससे बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ कम होती है, और इसी कारण से आयनीकरण जो ऊर्जा है वो आपकी घटती जाती है। तो आंसर हो जाएगा घटती है। अगला है प्रश्न नंबर 7 की आवर्त सारणी में जो हैलोजन तत्व होते हैं ना, इनको किस समूह में रखा गया है? 1, 2, 16 या 17? कौन सा सही होगा? आवर्त सारणी में हैलोजन तत्वों को कौन से समूह में रखा गया है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा 17 नंबर, जिसमें फ्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे हैलोजन तत्व आते हैं, और इनको 17 जो समूह है या ग्रुप 17 है उसमें जो है वो रखा गया है। अगला प्रश्न आपका 8 है कि आवर्त सारणी का जो समूह 1 है वो किन धातुओं के लिए जाना जाता है? क्षारीय पृथ्वी धातुएं, हैलोजन, क्षार धातुएं, या निष्क्रिय गैसेस? कौन सा सही होगा? आवर्त सारणी का समूह 1 किन धातुओं के लिए जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सी वाला, यानी क्षार धातुएं। समूह 1 के तत्व जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनको क्षार धातुओं के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 9 कि प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? ऑस्मियम है, प्लूटोनियम है, यूरोनियम है, या फिर थोरियम है? कौन सा सही होगा? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है?
आंसर हो जाएगा आपका यूरेनियम। यूरेनियम प्रकृति में मौजूद सबसे भारी प्राकृतिक तत्व में आता है। 10 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में ऑक्सीजन समूह के तत्वों को किस समूह में रखा गया है? बताइए, 14, 15, 16 या 17? ऑक्सीजन समूह के जो तत्व हैं वो कौन सा किस ग्रुप में जो है वो रखे गए हैं? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समूह 16 में रखा गया है। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम आदि को समूह 16 में जो है वो रखा गया है। अगला है प्रश्न आपका 11 नंबर की, कौन सा अम्ल है जिसका उपयोग बैटरी और उर्वरक निर्माण में किया जाता है, जिसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? क्या कह रहा है? बैटरी और उर्वरक निर्माण में जो है किसका यूज किया जाता है, कौन से अम्ल का, जिसे रसायनों का राजा कहा जाता है? तो बैटरी वगैरह में आपका यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल अत्यधिक संक्षारक और जल को सोखने वाला होता है, जिसका यूज बैटरी में होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल आपका सही होगा। अगला कह रहा है कौन सा अम्ल है जो सूर्य के प्रकाश में पीला हो जाता है और जिसका उपयोग किया जाता है उर्वरक में भी और विस्फोटक बनाने में भी? तो नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कौन सा सही होगा? सूर्य के प्रकाश में पीला हो जाता है कौन सा अम्ल और जिसका यूज किया जाता है उर्वरक और विस्फोटक बनाने में? आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल एक रंगहीन तीव्र गंध वाला संक्षारक अम्ल है जो प्रकाश में पीला पड़ जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल आपका सही होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि अम्लीय जो मिट्टी है उसको सुधारने और सीमेंट निर्माण में कौन से यौगिक का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा सही होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सफेद ठोस होता है जो पानी से क्रिया करके उष्मा देता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 14 कि अग्निशामक जो यंत्र होते हैं और एंटासिड होते हैं, इनमें किस सफेद पाउडर का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट? अग्निशामक यंत्र और साथ ही साथ एंटासिड को लेकर के पूछा गया है। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हेल्प करती है आग बुझाने में, तो आपका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी गैस है जो कि दहन में सहायक नहीं है लेकिन जल में घुलनशील होती है और शीतल जो पेय है उसमें भी उपयोग की जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? कोल्ड ड्रिंक वगैरह में कौन सा आप कहेंगे यूज होती है? वही आंसर हो जाएगा। और दहन में सहायक नहीं होती क्योंकि दहन में तो ऑक्सीजन सहायक होती है। ऑक्सीजन तो ऑप्शन कट जाएगा, बचेगा क्या? आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कोल्ड ड्रिंक्स यानी शीतल पेय और सूखी बर्फ बनाने में जो है वो होता है। 16 नंबर प्रश्न आपका है कि किस तीव्र गंध वाली गैस का जो जली विलयन है वो क्षारीय होता है और जो रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त होती है? बताइए, अमोनिया, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन? गैस का जली विलयन कह रहा है क्षारीय होता है और रेफ्रिजरेशन में यूज जो होती है वो होती है आपकी अमोनिया। अमोनिया गैस का उपयोग उर्वरक निर्माण में होता है, सफाई द्रव में होता है, नायलॉन में भी होता है। अमोनिया आपका यहाँ पर सही होगा। 17 नंबर प्रश्न आपका है कि जल शुद्धिकरण और पीवीसी निर्माण में किस हरी पीली गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अमोनिया या क्लोरीन? जल शुद्धिकरण में भी यूज होता है और साथ ही पीवीसी निर्माण में। तो आपको पता है क्लोरीन की गोलियां डाली जाती हैं जल शुद्धिकरण के लिए, तो बस उसी से आप पानी में घुल बता सकते हैं कि क्लोरीन पानी में घुलकर अम्ल बनाती है और ये एक बेहतरीन कीटाणु नाशक भी होती है। अगला क्वेश्चन है रॉकेट ईंधन और वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? रॉकेट ईंधन और वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे हल्की और ज्वलनशील गैस होती है जिसका यूज रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। 19 नंबर प्रश्न है कि खाद्य पदार्थों की पैकिंग में मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग किया जाता है ताकि वे खराब ना हो? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? खाद्य पदार्थों की पैकिंग की बात करी जाए तो कौन सी गैस का यूज किया जाता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस, जो नाइट्रोजन गैस होती है ना, वो दहन में सहायक नहीं होती है, खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से जो है वो बचाती है, तो आपका सही हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला कह रहा है प्रश्न 20 नंबर कि चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाता है, इसमें मुख्य रूप से कौन सा यौगिक घुला होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट? बताइए कौन सा सही होगा। और हमने कहा था स्टार्टिंग में ही कि जिस भी पीडीएफ के लाइक आपके 1000 कंप्लीट हो जाएंगे वो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे।
तो जो साइंस का टॉपिक था उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भेज चुके हैं, उसके 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट हो चुका था, तो वो आप वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, हैंड रिटन नोट्स वाली जो पीडीएफ थी। तो इस जितने भी आप वीडियो देख रहे हैं इनमें इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करते रहिएगा। ये जो आप क्वेश्चन भी देख रहे हैं इनमें भी जैसे ही लाइक कंप्लीट होंगे हम आपको पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम पर। तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, इसमें मुख्य रूप से कौन सा यौगिक होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में कम घुलनशील होता है, चूने के पानी को दूधिया जो है वो करता है। 21 नंबर प्रश्न है कि जो जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है इसमें किन धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा निकल और जस्ता, तांबा टिन और जस्ता, चांदी तांबा निकल या लोहा क्रोमियम निकल, कौन सा सही होगा? तो जर्मन सिल्वर धातुओं में तांबा निकल और जस्ता होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर चांदी नहीं होती, ये तांबा निकल और जस्ता का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न आपका है कि जो हवाई जहाज है और रेल के डिब्बे बनाने में उपयोग होने वाली जो मिश्र धातु है जिसका नाम है ड्यूरालुमिन, तो इसमें मुख्य धातु कौन सी होती है? तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम या जस्ता? ड्यूरालुमिन का यूज कहाँ होता है? हवाई जहाज और रेल के डिब्बे बनाने में मिश्र धातु का यूज, ये जो मिश्र धातु का नाम क्या है? ड्यूरालुमिन। तो कौन सी मुख्य धातु इसमें होती है? आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ड्यूरालुमिन एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीशियम में और मैग्नीज से बनती है, जो हल्की भी होती है और मजबूत भी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि हीटर की जो कॉइल होती है और जो टोस्टर होता है इसमें उपयोग होने वाली नाइक्रोम मिश्र धातु किन धातुओं से बनी है? तांबा और टिन है, निकल क्रोमियम और लोहा है, निकल और तांबा है, लोहा और कार्बन। हीटर की कॉइल और टोस्टर में उपयोग होने वाली नाइक्रोम मिश्र धातु जो है वो आपका आंसर बात करते हैं तो निकल क्रोमियम और लोहा। नाइक्रोम जो होती है ना उच्च ताप पर स्थिर रहती है, इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा अधिक होती है, तो निकल क्रोमियम और लोहा आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि दंत चिकित्सा में दांत भरने के लिए पारे के साथ अन्य धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, अमलगम या फिर पीतल, कौन सा सही होगा? दंत चिकित्सा में दांत भरने के लिए पारे के साथ जो अन्य धातु का मिश्रण होता है उसको क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं अमलगम। अमलगम जो होता है मुलायम होता है, लचीला होता है, दांतों पर आसानी से चिपक जाता है, तो अमलगम आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कैमरा, कुर्सी और खेल के सामान बनाने में प्रयुक्त मैग्नीशियम जो मिश्र धातु होती है वो किन दो धातुओं से बनती है? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, तांबा और मैग्नीशियम, लोहा और मैग्नीशियम, जस्ता और एल्यूमिनियम, कौन सा सही होगा? कैमरा, कुर्सी और खेल के सामान बनाने में मैग्नीशियम मिश्र धातु किन दो धातुओं से बनती है? आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम बहुत हल्की होती है, जंग प्रतिरोधी होती है, मशीन करने में आसान होती है, मतलब उससे रिलेटेड काम करने में आसान होती है, तो आप कहेंगे आंसर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम हो जाएगा, जो कि पूछा गया था आपका किसको लेकर के? मैग्नीशियम मिश्र धातु किन दो धातुओं से बनी होती है? कैमरा, कुर्सी और खेल के सामान बनाने में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की गन मेटल मिश्र धातु, इसका जो उपयोग है वो भारी उपकरण और बॉल बनाने में होता है, इसका संगठन क्या होता है? लोहा, क्रोमियम, निकल, तांबा, टिन और सीसा, तांबा, टिन, जस्ता, जस्ता, निकल, तांबा। तो गन मेटल मिश्र धातु का जो उपयोग होता है वो आप कहेंगे मिश्र धातु तांबा, टिन और जस्ता से मिलकर के बना होता है। गन मेटल में उच्च मजबूती होती है और घर्षण प्रतिरोधी गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सोल्डर मिश्र धातु होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक तारों को टाका लगाने में काम आती है, ये किन धातुओं से बनी होती है? तांबा और जस्ता, टिन और सीसा, तांबा और टिन या लोहा और कार्बन। सोल्डर मिश्र धातु जो इलेक्ट्रॉनिक तारों को टाका लगाने में काम आती है। आंसर की बात करते हैं तो बी ऑप्शन टिन और सीसा सही होगा। सोल्डर का गलनांक एक्चुअल में बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है ये आसानी से पिघल करके तारों को जोड़ने के काम में आती है। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो शल्य चिकित्सा उपकरण होते हैं उनको बनाने में स्टेनलेस स्टील का उपयोग होता है, इसमें लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकल है, तांबा, जस्ता है, टिन और सीसा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील का जो उपयोग होता है उसके लिए हम मिलाते हैं क्रोमियम और निकल को। स्टेनलेस जो स्टील होती है ना वो चमकदार होती है, कठोर होती है, मजबूत होती है, जंग प्रतिरोधी होती है, जो कि क्रोमियम और निकल से मिलकर के बनी होती है। अगला 29 नंबर प्रश्न है कि धातुओं के उस मिश्रण को क्या कहते हैं जिसमें एक घटक हमेशा पारा होता है? ड्यूरालुमिन होगा, पीतल होगा, कांसा होगा या अमलगम होगा जिसमें पारा होता ही होता है? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका अमलगम। पारे का किसी अन्य धातु के साथ मिश्रण क्या कहलाता है? अमलगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 30 की मिश्र धातुओं की जो प्रकृति होती है वो अपनी मूल धातुओं की तुलना में सामान्यतः कैसी होती है? अधिक नरम और लचीली होती है, अधिक कठोर और जंग प्रतिरोधी होती है, कम गलनांक वाली होती है, विद्युत की कुचालक। मतलब जो मूल धातु है
उससे अगर कंपेयर करें तो उनसे बनने वाली मिश्र धातुओं को लेकर पूछा गया। कह रहे हैं ना मिश्र धातुओं की प्रकृति अपनी मूल धातुओं की तुलना में कैसी होती है। तो प्रकृति किसकी पूछ रहा है? मिश्र धातुओं की पूछ रहा है। तो मिश्र धातु कैसी होती है? नरम तो होगी नहीं, कठोर हो जाएगी, जंग प्रतिरोधी हो जाएगी। क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल आपने किसका देखा, वो कि आपने स्टील का देखा। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, अधिक कठोर और जंग प्रतिरोधी। मिश्र धातु होते हैं ना, मूल धातुओं से अधिक उपयोगी होती है, मजबूत होती है, जंग से सुरक्षित होती है। 31 नंबर प्रश्न है कि जो अम्लीय विलयन है उसमें फिनोल्फथालीन सूचक का रंग कैसा होता है? गुलाबी, लाल, रंगहीन या पीला? आपके एनसीईआरटी में ये सब दे रखे हैं। हल्दी हो गया, फिनोल्फथालीन हो गया, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका रंगहीन। फिनोल्फथालीन अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है, क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। तो फिनोल्फथालीन जो है आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 32 नंबर, हल्दी को लेकर के भी पूछा जाता है प्राकृतिक सूचक के रूप में। तो क्षारीय विलयन में कैसा रंग देता है? मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल, साबुन लेकर के, जैसे मान लीजिए हल्दी के दाग लग जाते हैं तो आप साबुन से उसे रगड़ते हैं तो वो क्षारीय प्रकृति की है, और जब उसमें आप उससे साफ करने की कोशिश करते हैं तो लाल भूरा रंग आपको देखने को मिलता है। आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, लाल भूरा। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो कि क्षार के संपर्क में आने पर लाल भूरा रंग जो है वो देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि लाल पत्ता गोभी क्षारीय माध्यम में किस रंग में बदल जाती है? लाल, पीला, हरा, नीला या गुलाबी? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो लाल पत्ता गोभी हरा नीला में बदल जाती है। लाल पत्ता गोभी अम्ल में लाल और क्षार में हरा नीला रंग प्रदर्शित करती है। तो आंसर क्षार का ही पूछा गया था, तो क्षार में हरा नीला रंग हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपका है कि जलती हुई अगर तीली है कोई और पास लेने उसके लाने पर पॉप की ध्वनि के साथ कौन सी गैस जलती है? मतलब मान लीजिए कोई गैस निकल रही है, आप कोई परख नहीं ले रहे हैं और उसके पास जलती हुई तीली ले जाते हैं, तो पॉप की जो ध्वनि आती है ऑक्सीजन में आती है, हाइड्रोजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में या नाइट्रोजन में? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। पॉप की ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति और इसकी ज्वलनशीलता की पहचान को दर्शाती है। हाइड्रोजन सही होगा। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। आधे क्वेश्चन हो चुके हैं, 70 है ना टोटल, तो 35वां है आधा। कि कौन सी गैस नम नीले लिटमस पेपर को लाल करके फिर उसे सफेद कर देती है? तो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, बताइए कौन सा सही होगा। जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा ताकि आगे जो भी वीडियो आए आप तक पहुंचता रहे। ये सारी चीजें समाप्त होंगी, फिर हम अगली चीज स्टार्ट करेंगे। पेट को लेकर के भी लगातार जो मैसेज है वो देखने को मिल रहे हैं, तो हम आपको, जिन्होंने भी पेट का फॉर्म भरा है उनके लिए भी हम क्लासेस जो है वो कराएंगे। तो आंसर की बात करते हैं, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन में एक्चुअल में विरंजक गुण होता है जिससे क्या करता है, वो लिटमस को सफेद कर देता है, जो लिटमस पेपर होता है। तो 3 रंग बदलते हैं। सबसे पहले आप कहेंगे नम नीला है लिटमस, फिर उसको लाल करेगा, फिर उसे सफेद करेगा। आंसर हो जाएगा क्लोरीन। 36 नंबर प्रश्न है कि प्रयोगशाला में द्रवों की सटीक माप और टाइट्रेशन के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? बीकर है, पिपेट है, फ्लास्क है या फिर ब्यूरेट है? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा ब्यूरेट। ब्यूरेट का उपयोग किया जाता है द्रवों की सटीक माप के लिए और टाइट्रेशन प्रक्रिया के लिए जो है वो यूज किया जाता है। तो ब्यूरेट आपका जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि जो छोटे नमूने होते हैं उनको रखना है या सुखाना है, उसके लिए प्रयोगशाला में किस कांच का जो उपकरण है उसका यूज किया जाता है? वॉच ग्लास, फनल है, क्रूसिबल है, टेस्ट ट्यूब है? बताइए। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा वॉच ग्लास। वॉच ग्लास का यूज किया जाता है नमूनों को ढकने और सुखाने के लिए। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की स्वर्ण पत्र का जो प्रयोग है वो पूछा गया है। उसके द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज 1911 में जो है वो किसके द्वारा की गई थी? थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक या बोहर? किसके द्वारा की गई थी? तो स्वर्ण पत्र का प्रयोग करके जो खोज की थी वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। इनके अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज जो है वो हुई थी। परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज 1932 में किस वैज्ञानिक ने की थी? बताइए। आपको ट्रिक याद होगा ईटा पर नाचो वाली, तो उससे आप आसानी से ना और चा से निकाल सकते हैं। आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल आपका आंसर चैडविक हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने नाभिक में उपस्थित उदासीन कण न्यूट्रॉन की खोज जो है वो की थी। 40 नंबर प्रश्न है कि स्थिर ताप पर गैस के आयतन और दाब के बीच व्युत्क्रमानुपाती जो संबंध होता है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बॉयल है, एवोगाड्रो है, चार्ल्स हैं, लेवाजिए हैं? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बॉयल। बॉयल का नियम ये बताता है कि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती जो है वो होते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका 41 कि मानव रक्त का सामान्य पीएच मान जो है वो कितना होता है, 6 होता है, 7 होता है, 7.35 से 7.45 होता है या 8.3 होता है। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है, आंसर हो जाएगा 7.35 से 7.45। मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय प्रकृति का, और इसका पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अगला है जो टूथपेस्ट होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो सामान्यतः किस प्रकृति का होता है जो दांतों की रक्षा करता है, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा या अत्यधिक अम्लीय है। अब इसका पता थोड़ा सा, वैसे तो टूथपेस्ट में आजकल फ्लेवर आते हैं, वरना आप उसके खट्टेपन या नमकीन उसके प्रकृति से भी लगा सकते थे पता। तो आंसर की बात करते हैं, क्षारीय प्रकृति का होता है टूथपेस्ट का पीएच होता है 9 से 10 के बीच, और मुंह के अम्ल को ये उदासीन कर देता है, तो क्षारीय प्रकृति आपका सही हो जाएगा। कहते नहीं आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक सही, आप क्षारीय प्रकृति को याद रख सकते हैं। अगला है 43 कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग है वो कैसा होता है जो एक प्रबल ऑक्सीकारक है, हरा, नीला, नारंगी या फिर बैंगनी। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग कैसा होता है, तो ये रंग होता है बैंगनी। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला है KMnO4, बैंगनी रंग का होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में भी जो है ये उपयोगी है। 44 नंबर प्रश्न है कि नमी सूचक के रूप में प्रयुक्त कोबाल्ट क्लोराइड जलीय घोल में किस रंग का होता है, गुलाबी, नीला, हरा या लाल। तो नमी सूचक के रूप में जो कोबाल्ट क्लोराइड है वो आपका गुलाबी रंग सही होगा। कोबाल्ट क्लोराइड का फॉर्मूला होता है COCl2, और ये 2 जो होता है वो हमेशा नीचे रहता है, वो तो टाइपिंग में एक साथ आ जाता है। तो कोबाल्ट क्लोराइड नमी के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका गुलाबी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर कि अम्ल क्षार सूचक के रूप में जो प्रयुक्त मिथाइल ऑरेंज है इसका मूल रंग क्या होता है, बताइए, पीला, गुलाबी, नारंगी, लाल या नीला। कौन सा सही होगा, अम्ल क्षार सूचक के रूप में किसका पूछा गया, मिथाइल ऑरेंज का। आंसर की बात करते हैं तो नारंगी लाल सही होगा। मिथाइल ऑरेंज अम्ल में लाल होता है और क्षार में पीला होता है, इसका मूल रंग जो होता है वो नारंगी लाल होता है। प्रश्न में नारंगी लाल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिक बर्तनों पर किस बहुलक की जो परत है वो आपकी जो है वो चढ़ाई जाती है। तो कौन सा सही होगा, PVC, टेफ्लॉन, बेकेलाइट या मेलामाइन। आंसर की बात करते हैं तो नॉन स्टिक बर्तनों पर बहुलक जो रहता है वो आपका रहता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन रसायनों से बचाने वाली कोटिंग है, PTFE रसायनों से बचाने वाली कोटिंग है जो बर्तनों को नॉन स्टिक जो है वो बनाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की विद्युत स्विच, प्लग और रेडियो की बॉडी बनाने के लिए किस बहुलक का यूज किया जाता है, मेलामाइन, नायलॉन या एक्रिलिक या फिर बेकेलाइट। कौन सा सही होगा, विद्युत स्विच है, प्लग है, रेडियो की बॉडी है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर बेकेलाइट सही होगा। बेकेलाइट जो होता है ना वो एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो विद्युत का कुचालक भी होता है, उष्मा प्रतिरोधी भी होता है, तो बेकेलाइट आपका यहाँ पर सही होगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कृत्रिम ऊन स्वेटर कंबल बनाने में कौन से बहुलक रेशे का उपयोग किया जाता है, एक्रिलिक है, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है, नायलॉन है। कौन सा सही होगा, कृत्रिम ऊन की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका एक्रिलिक। एक्रिलिक जो होता है ना कृत्रिम ऊन की तरीके से होता है जिसमें जिससे सॉल और कंबल बनाए जाते हैं, तो एक्रिलिक आपका यहाँ पर सही होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि पैरासूट, रस्सी और मछली पकड़ने के जाल बनाने में किस मजबूत बहुलक का यूज होता है, पॉलिएस्टर, नायलॉन, PVC या टेफ्लॉन। बताइए, पैरासूट है, रस्सी है, मछली पकड़ने का जाल है। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन। नायलॉन जो होता है ना एक बहुत मजबूत कृत्रिम रेशा होता है जिसका उपयोग होता है भारी तनाव सहने वाली रस्सियों में, तो नायलॉन आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आपका है कि सिलिकॉन बहुलक का मुख्य उपयोग कहाँ किया जाता है, कपड़े बनाने में, सीलेंट और चिकित्सा उपकरणों में, टायर बनाने में, नॉन स्टिक बर्तन में। तो सिलिकॉन बहुलक का यूज कहाँ किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सीलेंट और चिकित्सा उपकरणों में। सिलिकॉन जो होता है दरवाजे खिड़कियों के सीलेंट है, चिकित्सा इम्प्लांट है, इन सभी में उपयोग किया जाता है। 51 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु जो है वो इनमें से कौन सी है, सोडियम है, एल्यूमिनियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है। कौन सा सही होगा, प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। लिथियम सभी धातुओं में सबसे हल्की धातु जो है वो होती है। 52 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे भारी धातु बताइए कौन सी है। हल्की तो आपने लिथियम याद कर लिया। सोना, टंगस्टन, यूरेनियम या ऑस्मियम, सबसे भारी धातु कौन सी है, आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। ऑस्मियम OS का घनत्व बहुत अधिक होता है और ये सबसे भारी धातु में आती है।
53 नंबर प्रश्न आपका है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन या फिर आयोडीन, कौन सा सही होगा? कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु, आंसर हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ना, वो एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहती है। 54 नंबर प्रश्न आपका है कि सभी तत्वों में सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तांबा, लोहा, सोना या चांदी? तन्यता मैंने बताया था ना, खींच करके पतले तार के रूप में आप जो बदल सकते हैं। तो कौन सा सही होगा? सबसे अधिक तन्यता होती है आपकी सोना में। सोना एयू सबसे अधिक तन्य है। इसके 1 ग्राम से कई किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। केवल 1 ग्राम से, सोच रहे हैं 1 ग्राम कितना कम होता है? 1 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। 55 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन या नाइट्रोजन? तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, लगभग 78। अगला क्वेश्चन आपका है, मार्स गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन या अमोनिया? तो ये भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। मार्स गैस कहते हैं मीथेन गैस को। मीथेन CH4 दलदली स्थानों से निकलती है, इसीलिए इसे मार्स गैस जो है वो कहते हैं। 57 क्वेश्चन है, वो कौन सी धातु है जिसका गलनांक सबसे कम होता है? गैलियम, पारा, सीजियम या लिथियम, कौन सा सही होगा जिसका गलनांक सबसे कम होता है? आंसर की बात करें तो सीजियम सही हो जाएगा। सीजियम CS का गलनांक बहुत कम होता है, ये हथेली पर रखने पर पिघल सकती है। अगला है 58 क्वेश्चन, वह धातु कौन सी है जिसमें कभी जंग नहीं लगता है? एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, तांबा या लोहा? बताइए कौन सा सही होगा जिसमें कभी जंग नहीं लगता है, वो कौन सी धातु है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन प्लेटिनम। प्लेटिनम एक उत्कृष्ट और बहुत कम क्रियाशील धातु है जिसमें संक्षारण जो है वो नहीं होता है। 59 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सबसे भारी गैस जो है इनमें से कौन सी है? रेडॉन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हीलियम, कौन सा सही होगा? तो सबसे भारी गैस जो होती है ना, वो आपकी होती है रेडॉन। रेडॉन एक भारी और रेडियोधर्मी गैस होती है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मांड और प्रकृति में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या मीथेन? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है इनमें से? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी वाला, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जो H2 होती है ना, सबसे हल्की गैस है। हीलियम जो होता है वो दूसरी सबसे हल्की गैस में जो है वो आती है। कई बार ऐसा ऑप्शन भी आता है कि अब हाइड्रोजन ऑप्शन में ही नहीं होता है, हीलियम ही ऑप्शन में होता है। ऐसे में आप हीलियम को टिक लगाएंगे। 61 क्वेश्चन है कि दांतों की सड़न मुख्य रूप से किस अम्ल के कारण होती है? एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या नाइट्रिक अम्ल? तो दांतों की सड़न मुख्य रूप से होती है आपकी लैक्टिक एसिड। बैक्टीरिया मुंह में शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं, जिससे दांत जो है वो खराब होते हैं। दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? बताइए, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन या फिर केसीन या कोलेजन? तो दूध का सफेद जो होता है वो केसीन प्रोटीन सही होगा। केसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफेद दिखाई देता है। 63 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध सोने की जो कैरेट जांच के लिए किस पत्थर या उपकरण का यूज किया जाता है? लिटमस, कसौटी, क्रूसिबल या एमरी पेपर, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका कसौटी। सोने की शुद्धता जांचने के लिए कसौटी का यूज पारंपरिक रूप से किया जाता है। अगला है 64 नंबर प्रश्न की माचिस की तीली के सिरे पर जलने के लिए कौन सा रसायन जो है वो लगा होता है? लाल फास्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट, सोडियम कार्बोनेट या गंधक? माचिस की तीली को लेकर के मैंने दोनों चीजें बताई थी, क्लियर किया था टॉपिक में। आंसर कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। तीली के जो माचिस की तीली होती है ना, इसके सिरे पर होता है पोटेशियम क्लोरेट और डिब्बे की रगड़ने वाली सतह पर क्या होता है? लाल फास्फोरस। तो दोनों पता होना चाहिए कि माचिस की तीली पर क्या होता है और जिस डिब्बे पर आप रगड़ते हैं उसमें क्या होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है कि कांच का मुख्य घटक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सिलिका या पोटेशियम नाइट्रेट? तो कांच का मुख्य घटक होता है आपका सिलिका। कांच मुख्य रूप से सिलिका यानी रेत से जो है वो बनाया जाता है। SiO2 आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, CaOCl2, CaCO3, Na2CO3, इस तरीके का ऑप्शन है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 का उपयोग जल शुद्धिकरण और कीटाणुनाशक के रूप में जो है वो होता है। 67 नंबर प्रश्न है कि दर्द निवारक के रूप में पैरासीटामोल और इबुप्रोफेन जो है वो किस वर्ग की औषधियां हैं? एंटीबायोटिक हैं, एंटीसेप्टिक हैं, एनाल्जेसिक हैं या एंटासिड हैं? कौन सा सही होगा? तो दर्द निवारक के लिए आपका
जो यूज की जाती दवाई ये एनाल्जेसिक कैटेगरी में आएंगी। ये दवाइयां शरीर में दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं। 68 नंबर प्रश्न आपका है कि टूथपेस्ट में दांतों की सफाई के लिए किस अपघर्षक पदार्थ का यूज किया जाता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट? तो दांतों की सफाई के लिए कैल्शियम कार्बोनेट सही होगा। टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का उपयोग दांतों की परत साफ करने के लिए अपघर्षक के रूप में जो है यूज होता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 69 नंबर की कांच को नीला रंग प्रदान करने के लिए किसमें कौन सा ऑक्साइड मिलाया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कौन सा सही होगा? इसके बाद वाला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला यानी कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड COO ये होता है, AO नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। COO होता है, कांच को नीला रंग देता है, जबकि क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो हरा रंग देता है। तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर कमेंट में बताना है। इसके अलावा जो भी फेसबुक चैनल से, फेसबुक पेज से, टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हों, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर जुड़ जाइएगा ताकि सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहें। फेसबुक पेज पर भी आपको डेली न्यूज़पेपर की अपडेट हम भेज रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि यदि किसी व्यक्ति को धूल या फिर किसी विशेष भोजन से एलर्जी जो है की शिकायत है, तो उसे डॉक्टर द्वारा किस प्रकार की औषधि दी जानी चाहिए? एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए, एनाल्जेसिक देना चाहिए, एंटी हिस्टामिन देना चाहिए या एंटासिड जो है वो देना चाहिए? ये आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है सभी का आंसर सही आएगा। बाकी कोशिश अवश्य कीजिएगा, सर्च करके भी लिख सकते हैं आंसर, क्योंकि कई बार चीजें देखने से, सर्च करने से भी दिमाग में बैठ जाती हैं। बाकी ये इसके बाद या तो हम नया सब्जेक्ट को लेकर के भी बात कर सकते हैं, या तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक साथ कर सकते हैं जिसको लेकर के हमने पहले भी बताया था, या तो फिर हम पेट को लेकर के भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसका नोटिफिकेशन या सिलेबस के आने में भी टाइम है। तो जैसी जो स्थिति होगी अपना सुझाव कमेंट में अवश्य बता दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कोई कमेंट इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा अच्छा सा, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। अभी के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।